जाया जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम यहाँ बात कर रहे थे कि सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसको लेकर किस तरह का असर नजर आएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुधींद्र ज्योति सिन्हा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी नीति आयोग से। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं कि कैसे देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात कही जाती है वो किस तरीके से हो रहा है और हर एक जगह वो हमें नज़र आता है, फिर चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों की हम बात करते हैं या इसके साथ साथ हम बात करते हैं उन तमाम क्षेत्रों की जहां पे अब से पहले इस तरह की जो पहुंच है वो नहीं हो पाती थी। धन्यवाद, आपने सही कहा। देखिए, इस सरकार ने प्रारंभ से ही जो है ये निर्णय लिया कि अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक फोकस एरिया रहेगा। इसलिए आप यदि याद रखें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़ रुपया का शुरू में ही जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें करीब 22 इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र, जिसमें से 17 फिजिकल और 5 जो है करीब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबों को एक एकीकृत रूप में, जिसको कहें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात की गई। और जब इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू किया गया तो एक और बुनियादी अप्रोच रखा गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जो इनका विकास किया जाएगा, यह समावेशी होना चाहिए, यानी इंक्लूसिव होना चाहिए जी। ये इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए इन द सेंस कि देश के वे क्षेत्र जो अभी तक विकास की दिशा में जो है पीछे रह गए हैं, उनको कैचअप कराना है, उनको जल्दी से आगे लेकर के आना है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, उन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा जी। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये जो अगला प्रयास है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वो डेवलप किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये एक नया प्रयास हुआ जी। वास्तव में यदि आप देखिए तो पिछले बजट के पहले ही से जो है ये किया गया कि जो हमारे सीमा के जो क्षेत्र हैं जिनको अदरवाइज हम अंतिम गांव मानते थे, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश का प्रथम गांव है। कहने का मतलब उसकी प्राथमिकता जो है काफ़ी ऊपर रहनी चाहिए और उसके बेसिस पर जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया जी। हमारे पास करीब 15,000 किलोमीटर का जो है सीमावर्ती क्षेत्र है, जो करीब 7 देशों के साथ जो है वो लगा हुआ है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया गया, लॉन्च किया गया। अब जो है ये नया प्रोग्राम जो है वो पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में जो करीब 2200 से ऊपर किलोमीटर का रोड अवसंरचना बनाया जाएगा, रोड डेवलपमेंट किया जाएगा जी। यह अपने आप में इसको कहा जाएगा बहुत ही बड़ा एक स्टेप होगा, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाएगा इस इलाके। बिल्कुल सिन्हा साहब, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक हैं उनको तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं, रतन टाटा के निधन के बाद से फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो आप देख सकते हैं, उसको ले जाया जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए। नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रखा जाएगा और करीब 10 बजे से 4 बजे तक जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे रतन टाटा के। बात अगर की जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, ना सिर्फ भारतीय उद्योगों में एक नई जान फूंकने के रूप में उनको जाना जाता है और किस तरीके से स्टार्टअप इकोकल्चर की बात की जाए या कैसे आम आदमी तक जो चौपहिया है, जो गाड़ी है, उसको और ज़्यादा पहुंच जो है वो हो सके, इसके लिए जो लगातार प्रयास हैं वो ज़ाहिर तौर पर उन्होंने किए। लेकिन जब देश की हम बात करते हैं कि कैसे जो देश है वो प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, विकास को लेकर आगे चल रहा है, और यहाँ सिन्हा साहब आप हमें बता रहे थे कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जब ग्रामीण विकास की बात कही जाती है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ कि जो कनेक्टिविटी है, जो खासतौर से जिसको बेहतर बनाने की बात हम लगातार कर रहे हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण और इसका क्या कुछ जो फ़ायदा है वो अर्थव्यवस्था को मिल सकता है? तो इसको इस तरह से समझिए कि यदि अर्थव्यवस्था की रीढ़ आप पूछे क्या है, तो पूंजी के बाद संभवतः सबसे बड़ा जो चीज़ है वो कनेक्टिविटी है जी। कनेक्टिविटी चाहे वो फिजिकल हो, डिजिटल हो, वो टेलीकॉम का कनेक्टिविटी हो, यह कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। होता क्या है कि जब आप किसी जगह पर एक नया रोड बनाते हैं, रेलवे लाइन सेटअप करते हैं, कोई नया पोर्ट डेवलप करते हैं, तो उसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है।
जी। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन द सेंस कि जब उसको बनाया जा रहा है तो उस दौरान कुछ रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं, लेकिन यदि उसका एक लंबे समय में आप देखिए क्या असर होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो पूरे देश से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य के नए नए उनको जो है वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं वहाँ तक पहुँच पाती हैं, तो इस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति वहाँ पर हो पाती है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है जी। और ये जो बॉर्डर कनेक्टिविटी की आप जो सीमावर्ती क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ये देखा गया है, ये इसको इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ये जो रोड का डेवलपमेंट हो इसको नेशनल हाईवे के साथ इंटीग्रेट किया जाए जी। जिससे कि कनेक्टिविटी संपूर्ण हो सके। हम चाहते हैं, हमारा प्रयास भी यही है कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं उनका समावेशी विकास तभी हो सकता है जब हम उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में तभी जोड़ सकते हैं जब हम उनके लिए एक पूरा कनेक्टिविटी का एंड टू एंड कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म जनरेट करें। इसलिए अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लाता है। डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो उसका होता है जी। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे जहां अगर सड़क का निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो जहां जहां सड़क का निर्माण हो रहा है वहां क्या माना जाए, जो खास तौर से जो श्रमिक हैं या उनके लिए जो रोजगार के अवसर हैं उनको हम इसमें गिन सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि एक तो हुआ कि उनको सीधा का सीधा अवसर मिल गया जी। जब सड़कें बनेंगी तो उनको वहां पर काम मिलेगा। लेकिन एक बात देखिए कि जब उन सड़कों के बगल के जो गांव हैं उनका विकास होने लगेगा, वहां मंडी डेवलप कर सकती है, मंडी का विकास होगा, नए स्कूल बनाए जाएंगे, वहां से जो बच्चे पढ़ेंगे उनका भविष्य किस प्रकार से नया संवरेगा। ये चीजें जो हैं इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। यानी कुछ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ जब तक वो बना, जब तक मेंटेन किया गया, वो सीधा सीधा वो उसने जो है उस पर अपना प्रभाव किया, और एक लंबे समय में जो है वो उसका एक परोक्ष रूप से और लंबे समय का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि विश्व के जो इतने भी अच्छे देश जिनको हम कहते हैं वे तभी अच्छे हो पाए जब उन्होंने अवसंरचना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा का पूरा अपना फोकस लगाया, और आज भारत भी उस दिशा में आगे पाल लिए हुए। बिल्कुल। और क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है उसकी वजह से हम देखते हैं जो निवेश है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिलता है। बेहतर कनेक्टिविटी को देखकर तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार भारत में निवेश कर रही हैं। बिल्कुल सही, निवेश भी कर रही हैं, और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जिसको बोलते हैं वह भी घटता चला जाता है जी। इससे आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो उत्पाद है, वह रिलेटिवली वह धीरे धीरे जो है उसके प्राइसेस कम होने लगते हैं, उनका दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या डोमेस्टिक मार्केट में भी, देश के बाजार में वह एक कम्पिटिटिव होने लगता है जी। इसलिए जहाँ जहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जाएंगे आप देखेंगे कि ये हमारा जो उत्पाद है, हमारा जो सामान है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी और उसका जो मूल्य है, जो सही मूल्य वह होने लगेगा, और इससे जो है देश को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि आप फिर विश्व के बाजारों में आसानी के साथ जो है वो आप compete कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर से अगर देखें, क्योंकि एक तरह का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए हमारे देश में या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो उस पर भी लगातार सरकार काम कर रही है, उसको लेकर भी हम देखते हैं किस तरीके से जो नीतिगत फैसले हैं वो सरकार ने लिए हैं। तो अगर इन फैसलों की खास तौर से बात की जाए तो उद्देश्य यही है कि जो विकसित भारत की हम बात करते हैं उसमें और गति लाई जा सके। बिल्कुल सही। और विकसित भारत की बात की, जैसा हमने बार बार हम कह रहे हैं, समावेशी चीज़ जी। क्योंकि पिछले बजट में आप देखें तो उन्होंने पहले जो प्रायोरिटी रखा है जी। वो रखा है उन्होंने कि हमारा इस सरकार की प्राथमिकता होगी कि हम जो है इंक्लूसिव ग्रोथ करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें। यदि आप रोड का वहाँ पर अवेलेबिलिटी होता है तो नेचुरली एम्बुलेंसेज आसानी के साथ पहुँच सकती हैं, लोगों को जो है परिचालन में सुविधा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हेल्थ में भी जो है, एजुकेशन में, वाटर सप्लाई में और तमाम तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलता है यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। जी
बिल्कुल, तो ज़ाहिर तौर पर काफ़ी मदद जो है वो मिल सकती है और जिस गति के साथ अब हमारा जो देश है वो विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, सना साहब, क्या माना जाए कितनी जल्द ही जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, हमने तो बड़ा क्लियर बना रखा है। जी। हमारा जो विज़न है वो 2047 तक जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए जो है पूरी की पूरी जो एक दिशा निर्देश जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। 2047 तक हमें जो है उस इलाके में कदम रख देना है। जी। कई क्षेत्रों में हम बढ़त अभी भी बनाए हुए हैं। इस प्रकार से इसको ऐसे समझा जाए कि पहले जो है हमारे हमेशा जो परिचर्चा होती थी जी। उसमें भारत विकासशील देश है, वहीं से कहानी शुरू होती थी। अब उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो है पूरा अप्रोच जो ये है कि अब एक विकसित भारत की परिकल्पना है। यानी विकसित भारत की तरफ बढ़ता अब ये भारत है, अग्रसर भारत है और इस दिशा में बढ़ते हुए जो नीतिगत लगातार फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार आपने जाना किस तरीके से जो लाभ है वो नीतिगत फैसलों का मिल रहा है। हर एक वर्ग तक प्रयास यही है कि इसका लाभ हमें मिल पाए और जैसा कि